वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आज आपके सामने क्लास 9th इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 3 को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज हम बताएंगे, जैसे कि पिछले पार्ट 2 में हम पढ़े हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांस के लोग आखिर में कैसे अपना जीवन यापन किए। तो हम बात करेंगे जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो जनसंख्या थी, जो फ्रांस में उसकी जितनी जनसंख्या थी, कहने का मतलब यह है कि फ्रांस में 1715 ईस्वी में 2,30,00,000 यानी कि फ्रांस में जनसंख्या थी 1715 ईस्वी में 2,30,00,000। फिर वही संख्या बढ़ करके 1789 में हो जाती है 2,80,00,000। जैसे ही संख्या की बढ़ोतरी होती है तो हम वहां देखेंगे कि संख्या तो बढ़ी, लेकिन खाने पीने की वस्तुओं में क्या होती है, कमी आ जाती है। संख्या बढ़ेगी तो खाने पीने में कमी आएगी, उत्पादन नहीं होगा तो वहां के लोग क्या चीज खाएंगे। तो वही है जीने का संघर्ष में कि 1715 में उसकी जनसंख्या 2,30,00,000 थी। 1789 में आते आते उस फ्रांस की जनसंख्या 2,80,00,000 हो जाती है, जिसमें वहां के लोगों के लिए खाने की कमी हो जाती है। अगर वहां पे उत्पादन नहीं होता है तो जरूर है कि कमी ना कमी होगी। लोग वहां के लोग कैसे खाएंगे, क्या चीज खाएंगे अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो वही है कि इसमें अनाज के उत्पादन पर बहुत अधिक जोर दिया गया कि जितना हम अनाज उत्पादन करेंगे तब जाकर के हमारी जितनी जनसंख्या है तब जाकर के वहां के लोग खा पी सकेंगे। उस समय की जो जनसंख्या बढ़ी थी, उस समय क्या हुई थी कि उस समय में पाव रोटी की प्रचलन बहुत अधिक थी। लोग अत्यधिक मात्रा में पाव रोटी खाते रहते थे। जैसे ही संख्या बढ़ती है तो पाव रोटी का दाम अधिक हो जाता है, उत्पादन नहीं होगा, सिर्फ उस समय में पाव रोटी ही होगी। तो जितने भी फ्रांस के लोग हैं पाव रोटी को खाने पर जोर देंगे। जैसे ही पाव रोटी भी समाप्त हो जाती है तो लोग अपना पेट भर भी नहीं पा सकते। कहने का मतलब यह है कि यहां जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई तो उत्पादन में कमी आ गई। जब उत्पादन में कमी आ जाती है तो लोग खाएंगे क्या। तो उस समय क्या हुआ कि अधिक लोग, जितने लोग मजदूर थे वो कंपनी में जाते थे, काम करते थे। काम करने के बजाय वहां के जो मालिक होता था, जो मजदूर की आमदनी होती थी, जो मजदूर को पैसा चाहिए था, वह पैसा वहां के मालिक तय करता था। कहने का मतलब यह है कि काम करें हम और मजदूरी तय करे मालिक। तो उस समय का यही था कि मजदूर लोग जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, और जो काम करते हैं उसके लिए भी पैसा तो चाहिए मजदूर के लिए। तो क्या करते थे, वहां के मालिक लोग जो मजदूरी देते थे अपने हिसाब से देते थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मालिक लोग मजदूर को पैसा देते थे, वह पैसा उनके
बाल बच्चों में ही क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। वह अपना जीवन यापन खुद ही नहीं कर सकते थे, किसी तरह बाल बच्चों की सेवा में लगा देते थे वो पैसा। उस समय क्या होता है कि रोजी रोटी की समस्या बढ़ जाती है। उससे, उस मजदूरी से, जो मजदूरी करके पैसा आता है, उससे, उस पैसे से उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है। क्या होती है उस समय कि और जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, जीने लायक नहीं होती है, जीविका उसकी संकट में पड़ जाती है। सीमा 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 संकट, उसका जो जीवन होता है चरम सीमा पर पहुंच जाती है, यानी कि जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तब स्थितियां और ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई गरीब किसान लोग अपना अनाज उत्पादन कर रहे होते हैं। उस समय क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है। जैसे ही सूखा पड़ जाता है तो अनाज की फसल नहीं हो सकती है, और जो अनाज होती भी है उतना नहीं हो पाती है। जब सूखे पड़ जाएगा तो अनाज की उत्पादन कहां से होगी। और तो और सूखा की तो बात ही छोड़िए, जो फसल होती थी उसको पाला मार देता था। इससे उसके सामने उसकी जीविका चलाने के लिए, किसान लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। यह सब फ्रांस में होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। यहां पे मान लीजिए खराब फसल, किसान यहां पे किसान क्या किए हैं कि अपनी फसल को बो दिए हैं, सूखा पड़ जाता है, पाला भी पड़ जाता है, बाढ़ की समस्या हो जाती है, फसल को खराब कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आपको डायग्राम के सहारे बताने का जरूर प्रयत्न करूंगा कि अगर खराब फसल है तो इसके कारण क्या है भाई। खराब फसल होने के कारण तो सूखा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठंड मार देता है फसलों को, तो क्या हो जाता है, फसल खराब हो जाता है। जब फसल खराब होता है तो फ्रांस के लोग खाने पीने के लिए फ्रांस की गलियों में उतर जाते हैं, हर जगह दंगे करने लगते हैं खाने के लिए। जैसे ही दंगे करने लगते हैं तो उस समय क्यों दंगे करते हैं, क्योंकि उस समय अन्न का अभाव होता है। जब अन्न का अभाव होगा, अन्न पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या। वहीं हम बता रहे हैं कि दंगे होने लगते हैं, उसके बाद अन्न का अभाव होता है। फिर क्या होता है, अमीर और गरीब जो लोग होते हैं, जो कुछ भी बचा के रखे रहते हैं, कितना दिन तक चलाएंगे, 1 महीने, 2 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष तक चलाएंगे। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं और गरीब हो जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं गरीब हो जाते हैं। बात इस पर आती है, मृतकों की संख्या में क्या होती है, कमी होने लगती है। फिर यहां पर क्या होता है, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, यानी कि यहां पे फ्रांस में पाव रोटी अधिक मात्रा में मिलता था, तो पाव रोटी का दाम इतना अधिक हो गया कि गरीब लोग भी उसको खरीद कर नहीं खा सकते थे, इतनी उसकी कीमत बढ़ गई थी। फिर बात करते हैं महामारी की। जब लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, उनका जो हेल्थ होगा वो सही नहीं होगा, तो जरूर है कि महामारी की चपेट में आएंगे ही, उनको कई तरह से रोग पकड़ेगा। फिर बात क्या करते हैं, कमजोर शरीर होती है। कमजोर शरीर होने पर तमाम तरह के वह रोग से ग्रसित हो जाते हैं और एक दिन क्या होते हैं, वह मर जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है।
यही है जीविका का संकट। बात करते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है। क्या वह भयावह स्थिति होती है फ्रांस की, जहां पे फ्रांस के राजा और लोगों के बीच में तनावपूर्ण और खींचातानी बनी रहती है। बात करते हैं लुई 16वें की, जिस समय फ्रांस के लोग आने वाली स्थिति को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। क्या होता है कि फ्रांस में जो लुई 16वें होता है वह अपना संविधान पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन प्रसा के जो राजा थे उससे लुई 16वें और प्रासा के जो राजा थे गुप्त तरह से उससे बातचीत होती रहती थी, गुप्तगू होती रहती थी, वार्तालाप होती थी, बातचीत करते थे छुपे छुपे। फ्रांस की घटनाओं से, जो फ्रांस में जितनी भी घटनाएं होती थी, फ्रांस से जो सटे देश हैं वो लोग भी चिंतित रहते थे। फ्रांस में ऐसी घटनाएं घटी जिससे सटे हुए देश इतना सोचता था कि सोचिए कि ये फ्रांस देश है और इस देश में इतना विद्रोहें होती है, कई घटनाएं होती है, इससे सटे हुए देशों को भी दुख होता है। बात करते हैं 1789 की, 1789 की। उस समय गर्मी की दिन होती है। ऐसी घटनाएं उस समय के राजा जो लुई 16वां था, उसने एक ग्रुप बनाया, उसने एक मिशन बनाई कि हम अपने सैनिकों को क्यों ना भेजें। और उसने जैसे ही भेजने की सेना की तैयारी करता है, बात आती है 1792 की। 1792 में क्या होता है कि नेशनल असेंबली ने एक जगह का नाम है प्रसा और एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया, ये दो राज्य हैं। एक तरफ से मानिए कि ये दो राज्य हैं। लुई 16वां ने अपने सैनिकों को भेज करके प्रसा और ऑस्ट्रिया से युद्ध करा देता है, युद्ध करने की घोषणा कर दी देती है। प्रस्ताव क्या होता है, पारित कर दी जाती है। यह जो युद्ध होती है, पिछले हम बताए थे कि पादरी लोग और कुलीन लोगों में यह युद्ध होती है। युद्ध से पहले क्या होता है कि कई राज्य के लोग सेना में भर्ती होने के लिए आते हैं, उनको भर्ती की जाती है। यह भी नहीं है कि भर्ती नहीं की जाती, उनको भर्ती की जाती है, युद्ध के लिए तैयार भी किया जाता है। उनकी एक ऐसी विशाल ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसकी ट्रेनिंग थी वो इतनी विशाल होती थी कि उसके हर एक नागरिक के जुबान पर उस राज्य का नाम होता है। देशभक्ति में डूब जाते हैं। एक ही जज्बा होती है कि अपने देश के लिए कुछ कर जाऊं, अपने देश के लिए मर जाऊं, मिट जाऊं।
वह मरने के लिए तैयार होते थे, मिट जाने के लिए तैयार होते थे। इसी के उपलक्ष्य में एक कवि है मार्शलिज। जो मार्शलिज है, उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है कि राजेट द लाइन, राजेट द लाइन के द्वारा रचित मार्सिले। मार्सिले का मतलब होता है वहां का एक राष्ट्रगान होता है। मार्सिले का मतलब कि राष्ट्रगान। फ्रांस में गाया गया था। जो मार्सिलेज है वह राजेट द लाइन, इन्हीं के बुक में उसका जिक्र किया गया है। जो इस समय फ्रांस का राष्ट्रगान है। उस समय जैसे ही फ्रांस में युद्ध होती है, भाई जिस देश में युद्ध होगी वहां का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। जनता को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे, आर्थिक कमी होगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। जिस समय में जो सैनिक में लोग भर्ती हुए थे, वो लोग तो सैनिक युद्ध के लिए गए थे, लेकिन उनकी जो औरत थी उनका पूरा कार्यभार उन औरतों पे पड़ गया। जो काम का जिम्मा होता है औरतों के ऊपर आ गिरी। घर परिवार रोजी रोटी को चलाने के लिए ये औरतें ही काम करती थी। 1791 की बात करते हैं। 1791 में ये होता है कि इस संविधान में केवल अमीर लोगों के ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, और जो लोग उस अड्डे में, वहां का एक जगह होता था जिस जगह एक तरफ से हम कह सकते हैं कि लोगों का बैठने वाला जगह एक अड्डा होता था, उस जगह को हम कह सकते हैं जैकोबिन क्लब। उसका जैकोबिन क्लब नाम दिया जाता था। इस राजनीतिक समूह का वह अड्डा बन गया था। तो कौन बन गया था? जैकोबिन क्लब बन गया था। महिलाएं भी कम नहीं थी, वो भी एक अपना अड्डा बना ली थी उसी जैकोबिन क्लब में। अब हम बात करेंगे 16वें की। तो लुई 16वें अपने राज्य में ऐसा ऐसा काम कर देता है जिससे वहां के लोग, वहां के जनता उनसे दुखी हो जाती है, और वहां के जो कोर्ट भी था उससे दुखी रहती है। लास्ट में क्या होता है, अंत में क्या होता है कि लुई 16वें को वहां का जो अदालत होता है देशद्रोह के आरोप में उसको सजा सुना देती है, उसकी गिरफ्तारी होती है। बात करते हैं 21 जनवरी 1793 की। उस समय क्या होता है कि एक जगह होता है प्लेस डी ला कानकर्ड के द्वारा। जो जगह होती है, वह जो जगह है उस जगह का नाम उनके ही नाम पर
जो फ्रांस में एक व्यक्ति था, उनके ही नाम पर उस जगह का नाम कॉनकॉर्ड रखा हुआ था। और उसी जगह पर लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी जाती है। वही हाल उसकी रानी एंतोइनेट के भी, एंतोइनेट को भी फांसी की सजा दे दी जाती है, यानी उन दोनों को फांसी हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप ही लोग एक अच्छे, या तो कहें आप ही लोग हमको आगे बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करेंगे, जिससे हम आगे और कुछ कर जाएं आपके लिए। आप ही मेरा साहस हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं। धन्यवाद।